देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली एक ऐसा शहर जहां कई बस्तियां एक साथ निवास करती हैं, लेकिन कभी कभार इन बस्तियों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जिसके बाद उस जगह का नाम ही बदनाम होता है। दिल्ली के अंदर एक महल है जो वहां का सबसे हॉन्टेड और डरावना महल माना जाता है। दोस्त, मैं काठियावाड़ गांव का निवासी हूं। वैसे तो मैं मुंबई का रहने वाला हूं, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर मेरे चाचा का एक लड़का रहा करता था, जिस कारण मैं उसी के पास कुछ दिनों के लिए घूमने गया था। जहां तक मुझे लगता था कि शायद मुंबई ऐसा शहर है जहां कूड़े कचरे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस बड़े शहरी इलाके में आकर मुझे एहसास हुआ कि जिस वजह से आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ कचरे की मात्रा होना एक आम बात है। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। मेरा भाई, जिसका नाम सूरज था, जो मेरे चाचा का लड़का था, वो मुझे लेकर किसी बड़ी अद्भुत जगह पर जाने वाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे दिल्ली में स्थित उस महल जैसे खौफ को देखना था जो लोगों के अनुसार बड़ा ही खतरनाक माना जाता था। वैसे तो हम नौजवान भूतों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन चीज़ों को देखने में बहुत मज़ा आता है जिन्हें देखने से पहले आम जनता के हाथ पैर कांप उठते हैं। लेकिन सूरज का कहना था कि वहाँ शाम होने के बाद तो कोई नहीं जाता, और वहाँ जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। इतनी जल्दी उसकी बातों पर यकीन करना भी मुझे शोभा नहीं देता, जिस कारण मैं जिद्दी करने लगा कि मुझे किसी भी हाल में उस जगह को देखना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और फिर क्या था, मेरी जिद्दी के आगे सूरज को भी घुटने टेकने पड़े, और फिर हम दोनों उसी वक्त अपनी बाइक को लेकर उस महल की तरफ निकल पड़े। बीच में ही सूरज के फ़ोन की घंटी बजने लगी, तो सूरज के फ़ोन पर उसका बॉस था। जब बॉस से बात हुई तब उसके बॉस ने सूरज को एक ज़रूरी मीटिंग में अभी और इसी वक्त बुलाया था, यानी कि हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो गया। तभी सूरज ने मुझे वहीं पर एक होटल के पास छोड़ दिया, और उस होटल से आगे करीब 1 किलोमीटर पड़ता था, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार सुना था। मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहता था, लेकिन जब सूरज को कोई ज़रूरी काम आ गया तो मैंने भी सोचा कि चलो बाद में कभी देख लेंगे। फिर हम दोनों वहीं पर मौजूद नारियल पानी पीने लगे और हम उस महल की चर्चा करने लगे। और हमारे इन बातों के बीच वो आदमी बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आपको मरना है क्या? आप उस महल के पास जाने की बात कर रहे हो? आपको पता भी है उस महल की हकीकत क्या है? लोगों की माने तो उस महल के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब वो आवाज़ें किसकी हैं और आखिर क्यों आती हैं, इस बात का पर्दाफाश करना हर इंसान के लिए नामुमकिन सा रहा है। और आज तक शाम ढलने के बाद उस महल के करीब से कोई जानवर तक नहीं गुजर पाता। उस आदमी की बातों को मैं काफ़ी ज़्यादा गहराई से सुन रहा था, क्योंकि मुझे उसकी हर बात में एक ना एक झूठ छुपा हुआ दिख रहा था। तो मैं उस आदमी से पूछना तो चाहता था कि आपने भी कभी उस हवेली के अंदर प्रेत को देखा है, या फिर यूं ही उस हवेली को बदनाम कर रहे हो। लेकिन बाद में मैंने अपने से बड़ों को बेइज्जत करना बेहतर नहीं समझा। मैंने उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन सूरज भैया उस आदमी की बातों को इतना सीरियस ले रहे थे कि वो बार बार मेरा चेहरा देखने लगे। फिर जब मैं अपने सूरज भैया के साथ उस जगह से निकलते हुए आगे बढ़ा तो सूरज भैया बोल पड़े, अभी भी तुझको उस भूतिया हवेली के पास जाना है या फिर नहीं? भैया की बातें मुझे सच में अजीब और बकवास लगी। मैंने अपने भैया से कहा, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भूतों में विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप तो एक साइंस स्टूडेंट भी है ना। मेरी बातों का भैया पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार फिर मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से वो निकल गए। उन्होंने मुझे एक होटल के पास छोड़ दिया, और जब मैं होटल में पहुँचा तो मुझे अपना एक दोस्त मिला जिसका नाम सचिन था। और सचिन को देखते ही मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि मुझे टाइम पास करने के लिए एक बंदा मिल चुका था। अपने दोस्त सचिन को लेकर मैं उस होटल के अंदर पहुँच गया। मैंने सचिन को पूरी बात बताई कि किस तरह मैं उस महल में जाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन मेरे भैया मुझे उस महल में जाने से सख्त मना कर रहे थे। लेकिन सचिन एक अड़ुआ दिमाग का इंसान था। वो कभी भी और किसी भी वक्त किसी भी डरावने स्थान पर जाने की हिम्मत रखता था। सचिन अपनी बाइक पर बैठते हुए बोला, आओ बैठो, मैं तुम्हें उस महल के पास लेकर चलता हूँ।
सचिन की बात सुनकर मैं एकदम से दंग रह गया और मैं सूरज भैया को इस बारे में पूछना ही भूल गया था। जब मैंने अपने सूरज भैया को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन लगा ही नहीं। दरअसल उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मेरी नज़रें चार्जर पर गई तो मैंने देखा कि भैया ने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठ गया क्योंकि मुझे ये लगा कि जब तक भैया यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक हम उस महल को देखकर वापस होटल के कमरे तक पहुँच जाएंगे। सचिन ने बताया कि वो काफ़ी दिनों से यहीं पर तैयारी कर रहा है। दरअसल उसे गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी और वो बहुत ही जल्दी रीट की एग्ज़ाम भी देने वाला था। हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और उसके बाद हम दिल्ली की एक सड़क पर पहुंच गए जहां से वो सीधा रास्ता उसी भूतिया महल से टकराता था। मैं भी सचिन से इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि सचिन बोल पड़ा, वो देखो सामने की तरफ जो बड़ा और घना सा अड्डा दिखाई दे रहा है ना, वही है वो डरावना महल। सचिन की बातें सुनकर ऐसा ही लग रहा था मानो वो उस महल को बहुत अच्छे से जानता है। सचिन का कहना था कि उसे उस महल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात हो और इन चीज़ों से मैं डर जाऊं, ऐसा कभी भी संभव नहीं था। मैं भी थोड़ा छाती ठोंकते हुए कहने लगा, भूत प्रेत खाली एक वहम है और लोगों को अंधविश्वास के कुएं में धकेल देते हैं। मेरी इस बात पर सचिन एक हल्की सी मुस्कान देते बोला, अंधविश्वास में जिंदा रहना भी लोगों की एक आदत सी पड़ गई है। और इतना कहते हुए हम उस महल के करीब पहुंच गए। दूर से देखने पर उस महल का माहौल इतना नॉर्मल लग रहा था मानो वहां पर भूत प्रेत तो दूर की बात है, किसी कुत्ते का डर भी ना हो। लेकिन जैसे जैसे मेरे कदम उस महल के दरवाजे तक पहुंचे तब जाकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। महल के दरवाजे पर मिट्टी का एक मोटा जमावड़ा था और साथ ही मकड़ियों के द्वारा बनाए गए मोटे मोटे जाले भी मुझे दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे मेरे कदम उस महल की ओर बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मेरे शरीर में एक सनसनी सी मचने लगी थी। वैसे तो भूत प्रेत में विश्वास करना या ना करना ये सब एक अलग चीज़ थी। इस समय जो सबसे गंदा मेरे साथ हो रहा था वो ये था कि मेरे हाथ और पैर थर थर काँप रहे थे। ऐसा तो मैंने कोई डरावना दृश्य भी अभी तक महसूस नहीं किया था। और जैसे तैसे मैं अपने कदमों को लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। और अब हम तो उस महल के एकदम सामने थे जिसके अंदर एक बड़ा दरोजा था जो छाया के खातिर बनाया गया था। इतने में मेरा दोस्त सचिन बोल पड़ा, मैं पहले कभी भी रात में इस महल के पास नहीं आया और आज मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई मुझे घूर रहा है। और सेम ऐसा ही मुझे भी लग रहा था मानो कोई तो है जो मुझे अपनी आंखों से लगातार देख रहा था, लेकिन मैं उसे देख पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये तो मुझे भी नहीं मालूम। फिर मुझे अपने सामने की तरफ यानी कि उस महल की ओर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मेरे पैरों तले एक पल के लिए कपकपी छूटने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि सूरज एकदम से नीचे गिर पड़ा और उसके बदन के ऊपर नोचने के निशान बनने लगे। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और वो उसे खींचने लगा। ये सब इतना डरावना मंजर था कि मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मैं अपनी पूरी कोशिश लगाकर उसका हाथ पकड़ चुका था लेकिन उसे वापस अपनी तरफ खींचने में नाकाम था। घुंघरू की आवाज़ों ने अचानक ही मेरे कानों में दस्तक देना शुरू कर दिया। ये आवाज़ किसी महिला की थी और साथ ही इस बार सब मेरी आंखों ने उस महिला को देखा जिसकी घुंघरू की आवाज़ खलबली मचा रही थी। तब मैं अपनी ज़िंदगी में जीते जी एक नरक के दर्शन कर रहा था और उस औरत के आधे पांव कटे हुए थे और साथ ही वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे मेरे दोस्त सचिन की तरफ बढ़ने लगी। सचिन की आंखें ऊपर चढ़ने लग गई थी। शायद उसकी मौत अब बेहद करीब थी और एक मैं ही था जो इस समय कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सब कुछ उस शैतानी शक्तियों के बस में था। और हंसने की आवाज़ ने एक बार फिर मेरे कान में तबाही मचा दी और अब मुझे ये साफ जाहिर होने लगा कि सामने मौजूद इस महल की खौफनाक सच्चाई कुछ और ही है। जो मैंने और सचिन ने सोचा था वो सब हमारा एक भ्रम था, बल्कि असली चीज़ें तो अब हमें नजर आ रही थी। डरावने पलों का यह समंदर अभी तो सिर्फ अपना प्रोमो दिखा रहा था और उस औरत की एक हल्की सी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को दहला दिया। उसके खून से सने हुए दांत बड़े ही खौफनाक लग रहे थे।
साथ ही उसके कटे फटे पैर जिनके अंदर से खून बह रहा था। तो मैंने सचिन को अपना हाथ लगाया तो उसकी सांसें थम चुकी थी और उसके साथ ही मेरा पूरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि अब सचिन मर चुका था, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। और ये सदमा मेरे ऊपर कुछ इस प्रकार पड़ा कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और पूरी तरह से टूट गया। अब मेरे अंदर बस यहाँ से भागने का जुनून ही बाकी रह गया था। मैंने तो सिर्फ इतना सुना था कि भूत प्रेत किसी इंसान को ख़त्म नहीं करते बल्कि मरने पर मजबूर करते हैं। लेकिन आज ये सब चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा था जब मेरा दोस्त सचिन एक गंदी मौत मारा गया। सचिन के शरीर में अब जान नहीं थे, वो पूरी तरह ठंडा पड़ गया और उसी समय एक बाइक की हेडलाइट मेरे ऊपर पड़ने लगी। इधर मेरा शरीर बर्फ की तरह जमा हुआ था और दूसरे पल में अचानक ही हिलने डुलने लगा। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ से सचिन की लाश गायब हो चुकी थी और जो हेडलाइट वाला शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे सूरज भैया थे। मैंने अपने सूरज भैया को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो कोई मायावी शक्ति है जो तुम्हें इस महल तक किसी तरह अपने साथ लेकर आई थी। मैंने सचिन को फ़ोन लगाया और ताज्जुब की बात तो ये थी कि फ़ोन लगाते ही उसका फ़ोन रिसीव हो गया और मुझे बताया कि वो तो अपने गांव में है। पिछली बार वो भी उसी महल के पास गया था तो उसे तकरीबन 2 दिन तक होश नहीं आया और उसके जेब में उसके सारे दोस्तों की तस्वीर थी और शायद उन आत्माओं ने मुझे चुना है और आज मैं मरते मरते अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गया। दोस्तों, उस डरावने महल का रूप देखकर ही मेरे शरीर में अपने आप ही खलबली मचने लगती। उस दिन मैं अपने घर लौट गया, लेकिन बाद में मैंने कभी भी ऐसी जगह पर जाने की जिद नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।